अध्याय 5 लेखांकन समीकरण भाग 4 कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग। लेखांकन समीकरण पर आगम भुगतानों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू पेमेंट्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशंस। नंबर 1 है आगम व्यय का भुगतान, पेमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस। व्यवसाय के संचालन में दिन प्रतिदिन तमाम सारे खर्च हमें करने पड़ते हैं, जिनमें मजदूरी, भाड़ा एवं अन्य कार्यालयीन व्यय का भुगतान किया जाना आवश्यक होता है। इन व्ययों के नगद भुगतान से एक और तो रोकड़ में कमी के साथ साथ दूसरी ओर पूंजी में भी कमी आती है। अतः लेखांकन समीकरण के अंतर्गत इन भुगतानों की नगद राशि से रोकड़ एवं पूंजी दोनों में ही कमी की जाती है। अर्थात एक और हम जो है जितनी राशि नगद भुगतान करेंगे वह राशि रोकड़ में से घटाएंगे और दूसरी ओर उतनी राशि पूंजी में से घटाई जाएगी। नंबर 2 अदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। चालू वर्ष के व्यय जिनका भुगतान किया जाना शेष हो अदत्त व्यय कहलाते हैं, यानी ऐसे व्यय जिनका भुगतान देना भी बाकी है। लेखांकन समीकरण में अदत्त व्यय की राशि रोकड़ में से नहीं घटाई जाती, यह राशि पूंजी में से घटाकर दायित्व पक्ष में ही अदत्त व्यय के रूप में अलग से दर्शाई जाती है। अर्थात दायित्व पक्ष में अदत्त व्यय अलग से दिखाएंगे और यह राशि रोकड़ में से नहीं घटाई जाएगी और यह राशि अदत्त व्यय की राशि पूंजी में से घटा दी जाती है। नंबर 3 पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस। आगामी वर्षों के व्ययों को चालू वर्ष में ही यदि भुगतान किया गया है तो अग्रिम भुगतान या पूर्वदत्त व्यय कहलाता है। लेखांकन समीकरण में पूर्वदत्त व्ययों की राशि रोकड़ में से घटाकर और संपत्ति पक्ष में पृथक से दर्शाई जाती है, यानी एक और इसको हम रोकड़ में से कम करेंगे और दूसरी और संपत्ति पक्ष में ही प्रीपेड एक्सपेंसेस अलग से दिखाया जाएगा। आप जानते हैं लेखांकन समीकरण पर आगम प्राप्तियों का प्रभाव, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू रिसीप्ट्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। आगम प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, व्यवसाय संचालन से दिन प्रतिदिन जो आय प्राप्त होती हैं, जिसमें किराया, ब्याज, कमीशन प्राप्त आदि की राशि नगद प्राप्त होती है। इससे रोकड़ में वृद्धि के साथ साथ पूंजी में भी वृद्धि होती है। अतः लेखांकन समीकरण में इससे रोकड़ में जोड़कर और पूंजी में जोड़ा जाना चाहिए। अर्थात इसको एक और हम जब हमें इनकम प्राप्त होगी तो एक और इसको हम कैश में जोड़ेंगे और दूसरी ओर दायित्व पक्ष में पूंजी में जोड़कर दिखाएंगे। नंबर 2 उपार्जित आय, एक्रूड इनकम। चालू वर्ष में कमाई गई आय जो अब तक प्राप्त न हुई हो उपार्जित आय कहलाती है। अर्थात जो आय हमने कमा ली है लेकिन अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है। लेखांकन समीकरण में उपार्जित आय की राशि संपत्ति पक्ष में पृथक से दर्शाते हुए पूंजी में जोड़ी जाएगी। अर्थात उपार्जित आय की राशि को संपत्ति पक्ष में अलग से उपार्जित आय के रूप में दिखाया जाएगा और दायित्व पक्ष में उपार्जित आय की राशि पूंजी में जोड़ दी जाएगी। नंबर 3 अग्रिम प्राप्त आय, अनुपार्जित आय, अनअर्न इनकम। आगामी वर्षों से संबंधित अग्रिम आय जो चालू वर्ष में प्राप्त कर ली गई हो अनुपार्जित आय कहलाती है। लेखांकन समीकरण में अनुपार्जित आय की राशि संपत्ति पक्ष में रोकड़ में जोड़कर और देयता यानी दायित्व पक्ष में पृथक से अनुपार्जित आय के रूप में दर्शाई जाएगी। अब जानते हैं लेखांकन समीकरण पर बट्टे का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डिस्काउंट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। नंबर 1 है देनदारों को प्रदान किया गया बट्टा, डिस्काउंट अलाउड टू डेब्टर्स। देनदारों को शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से नगद प्राप्ति पर उन्हें प्रदान किया गया रोकड़ बट्टा यानी नगद बट्टा व्यापारिक हानि मानकर पूंजी में से घटाया जाएगा, यानी एक और इसे हम पूंजी में से कम करेंगे और जो राशि हमें नगद प्राप्त होगी उसे रोकड़ में सम्मिलित कर लिया जाएगा, यानी उसे हम रोकड़ में जोड़ देंगे।
बट्टा एवं रोकड़ दोनों की राशि देनदारों में से घटाई जाएगी, यानी बट्टा और रोकड़ की कुल राशि देनदारों में से घटाई जाएगी। तो इस प्रकार से देनदारों को प्रदान किया गया बट्टा लेखांकन समीकरण के अंतर्गत दिखाया जाएगा। नंबर 2, लेनदारों से प्राप्त बट्टा डिस्काउंट अवेल्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स। लेनदारों को नगद भुगतान पर उनसे प्राप्त किया गया बट्टा आय मानी जाएगी और पूंजी में जोड़ा जाएगा। भुगतान की गई राशि रोकड़ में से घटाकर बट्टा एवं रोकड़ की राशि लेनदारों में से घटा दी जाएगी। लेखांकन समीकरण पर गैर रोकड़ मदों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ नॉन कैश आइटम ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। नंबर 1 है हास्य अवशेष डेप्रिसिएशन। व्यवसाय में संपत्तियों के निरंतर उपयोग से सैने अर्थात धीरे धीरे उनके मूल्य एवं गुण में मात्रा में होने वाली कमी हास है या हास कहलाती है। हास के आयोजन से संपत्तियों के मूल्य में कमी आती है तथा इससे हानि से पूंजी में भी कमी आती है, यानी हास की हानि से पूंजी में भी कमी आती है। अतः लेखांकन समीकरण में हास की राशि से संपत्ति और पूंजी दोनों के मूल्यों में समान राशि से कमी कर दी जाती है। अर्थात हास की राशि को एक और तो संपत्ति पक्ष में संपत्ति के मूल्य में से घटाते हैं और दूसरी ओर दायित्व पक्ष में पूंजी में से घटाकर दिखाया जाता है। नंबर 2, मूल्य वृद्धि एप्रिसिएशन। विशेष कारणों से व्यवसाय में स्थायी संपत्ति के मूल्य में होने वाली वृद्धि से संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि के साथ साथ लाभ में वृद्धि होती है। अतः लेखांकन समीकरण में संपत्ति के मूल्य में वृद्धि से संपत्ति में वृद्धि एवं पूंजी दोनों में समान राशि से वृद्धि की जाती है। अर्थात एप्रिसिएशन होने पर या संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर वृद्धि की राशि से एक और तो संपत्ति में वृद्धि की राशि जोड़ी जाएगी तथा दूसरी ओर पूंजी में भी वृद्धि की राशि जोड़कर दिखाई जाएगी। नंबर 3 है पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्वामी की पूंजी पर दिए गए ब्याज की राशि से पूंजी में वृद्धि होती है और व्यवसाय के लिए पूंजी पर ब्याज हानि होने के कारण पूंजी में से कम कर दी जाती है। इस प्रकार लेखांकन समीकरण में पूंजी पर ब्याज की राशि पहले पूंजी में जोड़कर और फिर पूंजी में से घटाया जाएगा। नंबर 4, आहरण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। व्यवसाय के स्वामी द्वारा किए गए आहरण पर वसूल की गई ब्याज की राशि पूंजी में से कम की जाएगी तथा व्यवसाय के लिए लाभ होने के कारण पुनः पूंजी में जोड़ा जाएगा। अतः लेखांकन समीकरण में आहरण पर ब्याज की राशि पहले पूंजी में से घटाई जाती है और फिर इसे पुनः पूंजी में जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार विभिन्न जो मदें हैं उनको किस प्रकार से हम लेखांकन समीकरण में दर्शाएंगे ये हमने जाना है। धन्यवाद।